पूरे देश में यूजीसी का नया कानून अब लागू होने जा रहा है और यूजीसी के नए कानून को लागू होने से ना तो कोई सरकार रोक पाएगी, ना सुप्रीम कोर्ट रोक पाएगा और ना ही दुनिया की कोई ताकत रोक पाएगी। ये प्रियंका भारती हैं, इनका वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। जरा देखिए इस प्रवक्ता के अंदर कितना जोश है, कितना जुनून है यूजीसी कानून को लागू करवाने के लिए। और खुलेआम सरकार के खिलाफ बहुजन समाज के लोग नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं हर हाल में यूजीसी का नया कानून लागू हो करके रहेगा। सड़क पर प्रियंका भारती हैं, उनके साथ लाखों करोड़ों बहुजन समाज के छात्र हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, युवा हैं और दूसरी तरफ संजय सिंह हो या संजय यादव हो, ये सभी लोग यूजीसी के मुद्दे को राज्यसभा में पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। और कहा जा रहा है देश में जब हर दूसरा आदमी ओबीसी कैटेगरी से आता है, सदन में बैठा हुआ हर दूसरा सांसद ओबीसी क्यों नहीं है? इसका जवाब कौन देगा? इसका मतलब साफ है कि जिनकी आबादी देश में 3% है, वही लोग इस देश पर हुकूमत कर रहे हैं, वही लोग राज कर रहे हैं। सबसे पहले आप संजय यादव को सुनिए। पाता इस देश का हर दूसरा आदमी ओबीसी है, लेकिन क्या यहां बैठा हुआ हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी है? क्या इस देश के सचिवालयों में, क्या इस देश के विश्वविद्यालयों में, क्या इस देश के आयोगों में, क्या इस देश के सार्वजनिक उपकरणों में ओबीसी निर्णायक पदों पर है? अगर नहीं है तो ये हम सबों के लिए एक सामूहिक मंथन, चिंतन और मनन का विषय है कि आजादी के 78 साल बाद भी और मंडल कमीशन लागू होने के 28-26 साल बाद भी आज ओबीसी विश्वविद्यालयों में क्यों नहीं है? केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कितने कुलपति ओबीसी हैं? कितने एचओडी ओबीसी हैं? नहीं है। यूजीसी की अपनी रिपोर्ट है कि पिछड़े ओबीसी विद्यार्थियों पे ओबीसी आप अरे 10 साल पहले नहीं थे तो क्या आप भी वहीं आना चाहते हैं जहां 10 साल पहले थे? संजय जी आप इधर 10 साल बोले। पहले यहाँ आए हैं। महोदय, ओबीसी को मिलने वाली 9 लाख नौकरियां उन्हें नहीं दी गई है। अगर आप ओबीसी बैकलॉग की बात करेंगे तो 9 लाख से अधिक ओबीसी बैकलॉग है। 26 साल मंडल कमीशन के लागू होने के बाद भी आरक्षित कोटे की, ओबीसी आरक्षित कोटे की 7% वैकेंसियां खाली हैं। क्यों खाली हैं? आप जवाब दीजिए इस बात का। कौन बेईमान है जो ओबीसी को उनके हक और उनके अधिकार से वंचित कर रहा है? इन्होंने एक नया फिल्टर लगा दिया है, एनएफएस, नॉट फाउंड सुटेबल। देश के हर दूसरा आदमी ओबीसी है और इन लोगों को एक काबिल ओबीसी नहीं मिलता, सुटेबल नहीं मिलता, इनको कोई उपयुक्त नहीं लगता। कौन लोग हैं वो जो ओबीसी को एनएफएस घोषित करते हैं? महोदय, उन लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि देखनी चाहिए, उन लोगों की जांच करनी चाहिए, सामाजिक पृष्ठभूमि जो लोग जन्म से अपने आप को श्रेष्ठ समझने के अहंकार में पले बढ़े हैं, जो अपने ओबीसी को अपने से नीचे को तुच्छ मानते हैं, उनको लगता है कि सब लोग एनएफएस हैं। अगर ओबीसी, इस देश का हर दूसरा आदमी आपको एनएफएस लगता है तो आप उसको अपने बराबर लाने के लिए क्या कर रही है, आपको इसमें मेंशन करना चाहिए। 9 लाख उनके पद रिक्त क्यों हैं? इसका आपको ओबीसी का जब बात आती है, इतना न्यायिक हस्तक्षेप बढ़ जाता है। ओबीसी के मसले वर्षों से कोर्ट में पड़े हैं, सारी रिपोर्ट्स देते हैं। संजय यादव को सुनने के बाद अब संजय सिंह को सुनवाऊंगा, लेकिन आप जान लीजिए संजय सिंह ने क्या कहा। कहते हैं कि 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय में 38 वाइस चांसलर यानी कुलपति सवर्ण जातियों से हैं। मतलब आप सोचिए कि किस प्रकार से एक जाति विशेष वर्ग का कब्जा है। अब आप संजय सिंह को सुनिए। आदिवासियों के लिए जो प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति होनी चाहिए, 80% से ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी हुई है विश्वविद्यालयों में। और जो चीज आपके हाथ में है, आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हितैषी कैसे हैं? 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जिसमें से 38 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सिर्फ और सिर्फ सवर्ण जाति के लोग वीसी हैं और साथ में
दलित, पिछड़े और आदिवासी हैं। तो आप बताइए जी, आज आप बताइए, आप मुझे बताइए, आपको 45 में से 38 सिर्फ एक जाति के, सवर्ण जाति के लोग मिल रहे हैं और बाकी 7 आपने पिछड़ा, दलित, आदिवासी बनाया और आप कहते हैं आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हितैषी हैं। किसमें? मैं वीसी की बात कर रहा हूं, वीसी की बात कर रहा हूं, वीसी की बात कर रहा हूं। वीसी की नियुक्ति आप करते हैं, वीसी की नियुक्ति आप करते हैं। इसका मतलब दलित, पिछड़ा और आदिवासी बीसी बनने योग्य नहीं है, यह आपकी मानसिकता है। इसका मतलब आपकी मानसिकता है पिछड़ा, दलित और आदिवासी प्रोफेसर बनने योग्य नहीं है। 12 साल क्या किया? आप नॉट फाउंड सुइटेबल की कैटेगरी में डाल देते हैं उन लोगों को। आप क्या न्याय कर रहे हैं उनके साथ? पूरे देश के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की हालत देखिए सर। देश का है सुप्रीम कोर्ट 1 और 25 हाई कोर्ट। वहां पे कितने जज हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं? पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो अगर कहीं उनके साथ न्याय की बात आती है तो आप न्याय नहीं, नौटंकी करते हैं, जानबूझ के दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप उनके हितैषी हैं, जबकि आप है नहीं। आपको है ना, और पूरे देश का वातावरण खराब किया आपने। मैं इस सदन के अंदर आपके माध्यम से सरकार को प्रस्ताव देना चाहता हूं, अगर आपकी नीयत साफ है तो हर विश्वविद्यालय में 2 तरह की कमेटी बनाइए। एक जो सिर्फ और सिर्फ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को देखे, यानी कि जाति के आधार पर भेदभाव को देखे, और दूसरी कमेटी आप वहां पर बनाइए जिसमें कि हर प्रकार के भेदभाव को आप कवर कीजिए। कोई झगड़ा ही नहीं होता। भाषा के आधार पर भेद, लिंग के आधार पर भेद, किसी भी प्रकार का भेद, उसको देखने के लिए एक कमेटी बनाते और जाति के आधार पर हो रहे भेद को देखने के लिए एक कमेटी बनाते। कोई झगड़ा ही नहीं होना था। आपने जानबूझ के झगड़ा कराया। दूसरी बात मान्यवर, प्रियंका भारती ट्वीट करके साफ तौर पर ये कहती हैं, और पायल, मुथु, रोहित, दर्शन की शहादत हम नहीं चाहते, शोषितों की साझी लड़ाई जिंदाबाद। मतलब अब कोई बच्चा मौत को गले ना लगाए, उसके लिए बहुजन समाज के लोग अब सड़कों पर हैं और जम करके अब विरोध दर्ज करवा रहे हैं और साफ तौर से यही कह रहे हैं कि देश में यूजीसी की नई गाइडलाइन लागू होनी चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर सामने आ रही साथियों, आज राहुल गांधी ने अपने पूर्व एक नेता को रेल दिया, सदन परिसर में रगड़ने काम किया। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू हैं। राहुल गांधी ने बिट्टू को गद्दार बताया है, गद्दार है, मुंह पर गद्दार बताया है। राहुल गांधी ने बड़े प्यार से अपने हाथ को आगे बढ़ाया, हाथ मिलाने के लिए, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू इतने अहंकार में थे, उन्होंने हाथ मिलाना उचित नहीं समझा और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। और गोदी मीडिया की बेइज्जती खुलेआम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं। कह रही हैं कि दिल्ली की मीडिया तो गोदी मीडिया। सुनिए ममता बनर्जी को। कि आप देखो, अब तो दिल्ली का प्रेस तो गोदी मीडिया है। आप लोग तो सच बात नहीं कहते हैं, जाने दो। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को आयोग से क्या कहेंगे हम अभी नहीं कह सकते हैं, जब जाएंगे तब। कोई चीज का कोई तरीका होता है, इंस्टीट्यूशन को हम डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम पॉलिटिकल बात, हम हमारा बात कर सकते हैं। कॉल करेंगे, कॉल के बाद हम आप लोगों को बुला लेंगे। लेकिन आप सोचो, ये लोगों को जाग जाके ढूंढना, उसको सताना, उसको टॉर्चर करना, उसको एट्रोसिटीज करना। और अब दिल्ली की चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है, क्योंकि गुजरात के बाद और अन्य राज्यों के बाद अब दिल्ली से भी लोग गायब होने शुरू हो चुके हैं। गौरवपाल कहते हैं दिल्ली हाई अलर्ट पर है। मात्र 15 दिन में दिल्ली से 807 लोग गायब हुए, जिनमें 509 महिलाएं जिनकी उम्र 15 से 30 साल है, जबकि 298 पुरुष गायब हैं। यानी रोजाना 54 लोग गायब हो रहे हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार है,
स्टेट में दिल्ली तो यूटी है, इसमें भी बीजेपी की सरकार, रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री हैं, एलजी भी इनका है, गृह मंत्री भी इनका है, सारे विभाग इनके हैं। इसके बाद भी महिलाएं गायब हो रही हैं, पुरुष गायब हो रहे हैं। मतलब मानव तस्करी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ध्यान देने के लिए कोई तैयार नहीं है। हाँ, पोस्टरों में सब कुछ चंगा है, सब कुछ ठीक है, धरातल पर यह है कि खुलेआम जो है महिलाओं को गायब किया जा रहा, पुरुषों को गायब किया जा रहा है और नजर बनाने के लिए, देखने के लिए कोई नहीं है। और हाँ, फिर से एक बात कह दूं, पूरे देश में यूजीसी का नया गाइडलाइन, नया कानून लागू होने जा रहा है और किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कोई इस नई गाइडलाइंस को रोक सके। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।